अदाबाज हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन कोर्स की एपिसोड 22 है, जिसमें आज हम थिंक एंड ग्रो रिच किताब का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जो है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, ख्वाहिश को अमल का रूप देना। दोस्तों, इसमें वो कहता है कि हम ये सीख चुके हैं कि जो भी कोई इंसान बनाता है या वो हासिल करता है, वो सब कुछ एक ख्वाहिश से शुरू होता है, जो अमीरी की तरफ, जो पैसे की तरफ एक पहला कदम है। वो कहता है कि ये चीज़ें जो होती हैं, ये इमेजिनेशन की वर्कशॉप में ये जो प्लान्स होते हैं, फिर जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं, उनके प्लान्स क्रिएट होते हैं और ऑर्गेनाइज होते हैं। ये सब कुछ हमारी इमेजिनेशन के वर्कशॉप में होता है। वो कहता है कि चैप्टर 1 में जो मैंने आपको 6 डेफिनेट प्रैक्टिकल एक्शंस बताए थे, उसमें से जिसके मदद से आप अपने जो ख्वाहिशात है उसको पैसे में तब्दील कर सकते हैं, उसमें से एक स्टेप था कि द फॉर्मेशन ऑफ डेफिनेट प्रैक्टिकल प्लान, और प्लान्स थ्रू विच जो आप चाहते हैं, अब वो ऐसे प्लान जिनसे जो आप चाहते हैं वो आप हासिल कर लें। कहते हैं अब उनमें से जो एक चीज़ थी, यू विल नाउ इंस्ट्रक्टेड ऑन हाउ टू बिल्ड प्लान्स। कहते हैं जो उनमें से ये चीज़ थी कि आपके साथ प्लान बनाने हैं अपने, उसके बारे में आपको यहाँ पे गाइड किया जाएगा। यहाँ पे वो कह रहा है कि यू विल बी नाउ इंस्ट्रक्टेड ऑन हाउ टू बिल्ड प्लान्स विच विल बी प्रैक्टिकल, नेमली नंबर ए। वो कहता है अलाई योर सेल्फ विद अ ग्रुप, अपने आप को अलाई कर लें, जोड़ लें अ ग्रुप ऑफ पीपल जो आपको चाहिए टू क्रिएट एंड कैरी आउट योर प्लान, जो आपको अपने प्लान बनाने के लिए चाहिए, जिसकी मदद से आप प्लान बना सकते हैं, ताकि जो आप चाहते हैं चीज़ हासिल करना, फिर चाहे वो अगर पैसे का असूल भी है, अगर आप पैसे का असूल चाहते हैं तो आप एक ऐसा ग्रुप बनाएं, अपने आप को उन लोगों से लिंक करें जो आपकी उस प्लान में मदद कर सकते हैं। कहता है टू डू दिस यू विल मेक यूज ऑफ मास्टर माइंड प्रिंसिपल। कहता है अब आपको इस काम के लिए आपको मास्टर माइंड प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा, जो मैंने आपको अभी इस किताब के चैप्टर 9 में एक्सप्लेन किया है। वो जब आएगा तो हम उसका मुतालिया करेंगे। नंबर बी, वो कहता है कि बिफोर फार्मिंग, अपना मास्टर माइंड अलायंस बनाने से पहले फैसला करें कि आप उनको क्या एडवांटेजेस, क्या फ़ायदे देंगे उन इंडिविजुअल मेंबर्स को, उन इंफरादी बंदों को जो आपके ग्रुप में होंगे, उनके काम की बदौलत, जो आपको वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसके बदले में आप क्या देंगे। कहता है याद रखें कि कोई भी आपके लिए बिला मुआवजे के कोई काम नहीं करेगा, ठीक है, मुआवजे के बगैर आपके लिए कोई काम नहीं करेगा। और कोई भी अगर ज़हीन आदमी है तो वो अपनी सर्विस जो आपको वो प्रोवाइड करा है, उसके बदले में कोई ना कोई आपसे वो मुआवजा, वो मुआवजे की उम्मीद रखेगा। और लाजमी नहीं है कि मुआवजा पैसे की सूरत में हो, मुआवजा किसी और सूरत में भी हो सकता है, लेकिन कोई भी ज़हीन इंसान भी आएगा तो वो कभी भी मुआवजे के बगैर आपके लिए काम नहीं करेगा। नंबर सी कहता है कि अरेंज टू मीट, कहता है अपनी मीटिंग्स अरेंज करें, जो आपके मास्टर माइंड ग्रुप के मेंबर्स हैं उनसे हफ्ते में कम से कम 2 बार, और अगर ज़्यादा बार पॉसिबल है तो आप इससे ज़्यादा बार मिल सकती हैं, जब तक कि आप ऐसा परफेक्ट प्लान नहीं बना लेते जो आपकी मंजिल के हसूल के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो, और आपके लिए उसमें मदद करे, और आपको जो आप चाहते हैं हासिल करना वो आपको हासिल करवा दे। फिर नंबर डी है मेंटेन परफेक्ट हार्मनी। कहता है जो भी आप अपने दरमियान और जो आपके मेंबर्स हैं मास्टरमाइंड ग्रुप के, उनके दरमियान आप एक हम आहंगी पैदा करें। कहता है कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप जो है ना, आप यकीनी बात है कि आप फेल हो जाएंगे। फिर इसके बाद कहता है कीप इन माइंड दीज टू फैक्ट्स फर्स्ट। नंबर फर्स्ट में आता है कि यू आर इंगेज इन एन अंडरटेकिंग ऑफ, कहता है सबसे पहले याद रखें कि आप अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रही हैं, इसलिए बी श्योर, आप इसको याद रखें, इसको ज़हन में जानशीन कर लें कि आपका प्लान ऐसा होना चाहिए जो फॉल्ट लेस हो, जिसमें बहुत कम फॉल्ट ना हो जिसमें। सेकंड, यू मस्ट हैव द एडवांटेज, आपको दूसरों के एक्सपीरियंस से, दूसरों के एजुकेशन से, दूसरों की एबिलिटी से, दूसरों की ख्यालात से, ठीक है, आपने फ़ायदा उठाना है। ठीक है, कहता है कि नो इंडिविजुअल हैज़ सफिशिएंट एक्सपीरियंस, किसी भी एक इंफरादी बंदे के पास कभी भी इतना एक्सपीरियंस, कितनी एजुकेशन, इतनी एबिलिटी या इतना नॉलेज नहीं हो सकता जो उसको वो सब कुछ हासिल करवा दे जो वो हासिल करना चाहता है, विदाउट द कॉपरेशन ऑफ द अदर पीपल। आप जब कुछ चीज़ हासिल करना चाहते हैं तो आपको दूसरे लोगों का कोऑपरेशन चाहिए होता है। एवरी प्लान यू अडॉप्ट इन योर एंडेवर टू एक्युमुलेट वेल्थ शुड बी द जॉइंट क्रिएशन ऑफ योरसेल्फ एंड अदर मेंबर। मतलब जो भी आप चाहते हैं हासिल करना, वो आपका और जो आपके दूसरे ग्रुप मेंबर है उनका एक मुश्तरका फैसला होना चाहिए, एक मुश्तरका आपकी सोच होनी चाहिए। मास्टरमाइंड ग्रुप यू में कहता है हो सकता है कि आपका प्लान अपना हो, लेकिन ठीक है, जब फिर आप
अगर आप पूरा ही प्लान आपको आपके उस प्लान का कुछ हिस्सा आपका हो, लेकिन आप जब वो प्लान आपके ज़हन में कोई प्लान आए तो आप उस प्लान को देखें, फिर उसको चेक कराएं, उसको अप्रूव कराएं अपने उस मास्टरमाइंड अलायंस के मेंबर से। इफ़ द फर्स्ट प्लान कहता है कि आप प्लान बन गया, अब आपने उसे अमल करना शुरू कर दिया। अगर पहला प्लान आप अडॉप्ट करते हैं वो सक्सेसफुल नहीं होता, ठीक है, कामयाब नहीं होते, उसकी जगह कोई नया प्लान लें। अगर वो भी नहीं होता कामयाब, नया लें। इस तरह तब तक आपने ये प्रोसेस रिपीट करते रहना है, जब तक ये अपने लूप रिपीट करते रहना है, जब तक आपका वो कोई ऐसा प्लान आपको नहीं मिल जाता जो वर्क करे, जो आपको कामयाब करवा दे। कहता राइट, कहता अब यहीं पे ये एक पॉइंट आता है कि जहाँ पर बहुत सारे लोग नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि उनमें वो मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती। कहता है कि वो जब ये नए प्लान लाते हैं, उनका एक दो प्लान फेल होंगे तो वो वहीं से अपने आप को अपनी नाकामी को अपना मुकद्दर समझ लेंगे, वो फिर यहीं से लीव कर देंगे, क्विट कर देंगे। द मोस्ट इंटेलिजेंट इंडिविजुअल कांट सक्सीड, कहता है बहुत सारे लोग, जहीन लोग भी कामयाब नहीं हो सकते पैसा कमाने में, या फिर आप कह सकते हैं कि वो क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि उनके पास ऐसे प्लान होते हैं जो प्रैक्टिकल नहीं होते। जस्ट कीप दिस फैक्ट इन माइंड एंड रिमेंबर व्हेन योर प्लान फेल, कि जब अपने ज़हन में बात बिठा लेंगे, जब आपका कोई प्लान फेल होता है तो ये एक आर्जी हार आपकी मुस्तकिल नाकामी नहीं है। दैट टेम्परेरी डिफीट इज नॉट परमानेंट फेलियर। कहता है एक में ओनली, कहता है इसका अगर आपका कोई प्लान नाकाम होता है, इसका सिर्फ ये मतलब है कि आपके उस प्लान में कुछ गलतियां थी, कुछ आपकी कमियां रह गई थी, तो इसलिए आपका प्लान इतना मजबूत नहीं था। उसको मजीद मजबूत करें, मजीद अपनी जो है ना आप इल्म जमा करें, ठीक है, इल्म हासिल करें मजीद, और एक अच्छा मजबूत प्लान बनाएं। बिल्ड अदर प्लान, स्टार्ट ओवर अगेन। याद रखें थॉमस एडिसन बल्ब, परफेक्ट बल्ब बनाने से पहले 10,000 मरतबा फेल हुआ था, उसके बाद जाकर उसने एक बल्ब बना पाया था। टेम्परेरी डिफीट, एक आर्जी हार का मतलब ये नहीं है कि आप हार गए हैं या आप नाकाम हो गए हैं। टेम्परेरी डिफीट, एक आर्जी हार का मतलब ये है कि आपके पास जो आप चीज़ करना चाह रहे हैं उसके मतलब कुछ नॉलेज की कमी है, कुछ आपके पास, आपको मजीद उस चीज़ के बारे में जो आप हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में आपको मजीद नॉलेज हासिल करनी चाहिए, और फिर आपको एक अच्छा प्लान बनाना चाहिए। मिलियंस ऑफ पीपल गो थ्रू द लाइफ इन मिजरी एंड पॉवर्टी बिकॉज द लैक अ साउंड प्लान। कहते बहुत सारे लोग आज गुर्बत में इसी वजह से हैं क्योंकि उनके पास एक ऐसा प्लान नहीं है जिसकी वजह से वो अपने हालात ठीक कर सकें, या फिर वो जो चाहते हैं वो हासिल कर सकें। When defeat come, accept एक ऐसा सिग्नल, कहते जब आपको हार का सामना करना पड़े तो उसको एक ऐसे एक्सेप्ट करें, सब कुछ सिग्नल है जो आपको बता रहा है कि आपका प्लान सही नहीं था। रीबिल्ड, प्लान दोबारा बनाएं और फिर दोबारा अपने गोल की तरफ निकल जाएं। अगर आप इस दरमियान में, इस प्रोसेस के दरमियान में आप दोबारा प्लान नहीं बनाते या आप क्विट कर जाते हैं, इफ यू गिव अप बिफोर योर गोल हैज बीन रीच, अगर आप अपने गोल से पहुंचने से पहले आप क्विट कर जाते हैं, देन यू आर अ क्विटर। अ क्विटर नेवर विंस एंड द विनर नेवर क्विट। जो बंदा क्विट करता है वो कभी जीत नहीं सकता, जो जीत जाता है वो कभी क्विट नहीं करता। लिफ्ट, कहते हैं ये सेंटेंस को लिख लें, एक ऐसी जगह पेपर पे लिख लें जहाँ पे आप जब सुबह और आप उठे और जब रात को सोएं तो आप इसको देख सकें। इसके बाद आता है जी अगली हेडिंग है प्लानिंग द सेल्स ऑफ सर्विसेज, यानी किस तरह जो आप अपनी सर्विसेज हैं जो फराहम करते हैं वो किस तरह उसको किस तरह सेल कर सकते हैं, इसका प्लान करना। यहाँ पर सबसे पहले इसके इस चैप्टर में स्नैगिंग दी हुई है, चैप्टर तो नहीं है ये, एक हेडिंग है, उसके अंदर हेडिंग दी हुई है स्नैगिंग द 11 मेजर फैक्टर्स ऑफ लीडरशिप। द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ लीडरशिप। जो एक लीडरशिप होती है उसके क्या अच्छे मेजर फैक्टर्स होते हैं। नंबर 1, अनवेवरिंग करेज, ऐसा हिम्मत, एक ठीक है अज़म, बेस्ड अपॉन नॉलेज, वो किस पे बेस हो, उसके इल्म पे बेस हो, ऑफ सेल्फ एंड ऑफ वंस ऑक्यूपेशन। नो फॉर, कोई भी बंदा उस बंदे के अंडर, उस लीडर के अंडर नहीं आना चाहता जिसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस ही ना हो, जिसके पास हिम्मत ही ना हो, करेज ही ना हो। नंबर 2, सेल्फ कंट्रोल, कहता है जो बंदा, द पर्सन हु लैक्स सेल्फ कंट्रोल, जो बंदा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता वो कभी दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकता। नंबर 3, अ कीन सेंस ऑफ जस्टिस, ठीक है, वो इंसाफ से काम लेता हो। कोई बंदा जो बंदा इंसाफ नहीं कर सकता वो कभी भी लीडर नहीं बन सकता। नंबर 4, डेफिनेटनेस ऑफ अ डिसीजन, इंडिविजुअल हु वेवर इन देयर डिसीजन शो दैट दे आर नॉट श्योर ऑफ देमसेल्फ, कहता है जो बंदा जिसको अपने पे जो देना फैसले में शक होता है, ठीक है, उसके बारे में पक्का नहीं होता, ठीक है, वो उसको ओन नहीं करता, तो फिर कोई भी बंदा उसको फॉलो नहीं करता क्योंकि उसको अपने बारे में श्योर नहीं है, वो दूसरों को लीड नहीं कर सकता। नंबर 5, डेफिनेटनेस ऑफ प्लान्स, ठीक है, सक्सेसफुल लीडर मस्ट प्लान देयर वर्क एंड वर्क देयर प्लान। लीडर्स हु मूव बाय गैस वर्क विदाउट प्रैक्टिकल प्लान्स आर कंपेरेबल टू अ शिप विदाउट अ रिगार। कहता है जो वो बंदे लीडर की 5वीं क्वालिटी होती है कि जो फैसला ले, और जब पहले नंबर 4 थी कि उसको अपने जो फैसले उस पर पूरा एतबार हो, ठीक है, उसको पता हो कि ये ठीक फैसला लिया मैंने। 5वां ये यकीन हो। 5वां ये है कि उसको अपने प्लान्स पे यकीन हो। कहते जो बंदा ऐसा कोई बंदा है जो सिर्फ गैस वर्क पे चलता है, उसकी मिसाल ऐसी है कि कश्ती जा रही है और उसको कोई डर नहीं है, तो यकीनी बात है कि वो पत्थरों में टकरा जाएगी। नंबर 6वां कि क्या फैक्टर है एक लीडर का, वो ये है कि द हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन दे पेड फॉर। लीडर की क्वालिटी ये है कि वो
उससे भर के काम करता है जो उसको दिया गया होता है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ वो उतना ही काम करेगा जितना लोगों ने उसकी जिम्मेदारी लगाई है, वो उससे भर कर काम करेगा, उससे भर कर लोगों को सर्व करेगा। नंबर 7वां, अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी, एक ऐसा बंदा जो एक अच्छी पर्सनैलिटी हो, जिसकी और वो सबसे अच्छे अखलाक से बात करे। 8वां, सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। 9वां, मास्टरी ऑफ डिटेल, जो वो चाहता है जो अपनी आवाम को एजुकेट करे, उसके बारे में उसको सब कुछ पता हो, मास्टर हो उसमें वो। नंबर 10, विलिंगनेस ऑफ टू अज्यूम फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब जो वो बंदा, उसकी 10वीं क्वालिटी होती है कि वो अपने एक्शंस को और जब उसके फॉलोअर्स होते हैं उसके एक्शंस को उसको क्या कहता है, वो ओन करता है। ये नहीं कहता कि यार वो उससे कहता था दल की काले। सक्सेसफुल लीडर मस्ट बी विलिंग टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मिस्टेक्स एंड शॉर्टकमिंग, वो अपनी फॉलोअर्स की मिस्टेक्स को भी और शॉर्टकमिंग्स को भी ओन करता है कि यार ठीक है ये हमसे गलती हुई है, फिर उसको इम्प्रूव करता है। नंबर 11, कॉपरेशन, जो अपने सक्सेसफुल लीडर मस्ट अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव एफर्ट एंड बी एबल टू इंड्यूस, कहता है जो अपने फॉलोअर्स होते हैं उनमें और अपने जो भी होते हैं ना उन सब लोगों में अपने दरमियान एक कॉपरेशन की फिजा कायम करता है, एक हम आहंगी पैदा करता है। लीडरशिप कॉल्स फॉर पावर एंड पावर कॉल्स फॉर कॉपरेशन, लीडरशिप आती है पावर से और पावर आती है कॉपरेशन से। इसके बाद बात की जाती है 10 मेजर काज ऑफ फेलियर इन लीडरशिप, वो 10 मेजर काजेस जिसकी वजह से कोई लीडरशिप फेल होती है। कहता है अब हमें तो देख लिया कि हमें क्या करना चाहिए, अब हमें देखते हैं कि हमें क्या नहीं करना, ठीक है। कहता है वो चीज़ हम नहीं करनी चाहिए। नंबर 1 है कि इनएबिलिटी टू ऑर्गेनाइज डिटेल्स, कि आप जो डिटेल्स हैं, ठीक है। एफिशिएंट लीडरशिप कॉल्स फॉर एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड टू मास्टर डिटेल्स। जेन्युइन लीडर्स आर नेवर टू बिजी, कहता है जो जेन्युइन लीडर होते हैं वो कभी इतने बिजी नहीं होते कि वो कभी कहें यार हम इतना बिजी हैं कि हम कोई काम नहीं कर सकते या हम अपने प्लान चेंज नहीं कर सकते, बस अब हमने ये प्लान ना लिया, अब हम इतने बिजी हैं कि हम प्लान चेंज नहीं कर सकते, या कोई इमरजेंसी हालात आ गई हैं, कोई इमरजेंसी आ गई है तो कहते हैं नहीं हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उसको टाइम दे सकें, ठीक है। तो कहता है ऐसा नहीं होता, जो बंदा के पास ये ऐसा काम करते हैं वो नाकाम हो जाते हैं, और ये is the one of the cause of failure in leadership. Number 2, unwillingness to render humble service, कहते हैं जो बंदा होता है ना वो एक यानी कि जो सिर्फ उतना ही काम करे जितना उसको दिया गया है, ठीक है। तो वो भी एक काज है फेलियर इन लीडरशिप की। नंबर 3, एक्सपेक्टेशन ऑफ पे फॉर व्हाट दे नो इंस्टेड ऑफ व्हाट दे डू विद दैट व्हिच दे नो, कहते हैं फेलियर के कहते हैं द वर्ल्ड डज नॉट पे पीपल फॉर दैट विच दे नो, इट पेज फॉर देम व्हाट दे डू, ठीक है। कहता है दुनिया जो होती है उन लोगों को पे नहीं करती कि जो लोग क्या जानते हैं, उस पर पे नहीं करती, वो उस पर पे करती है कि जो वो जानते हैं उससे वो क्या कर रही हैं। नंबर 4, फियर ऑफ कंपटीशन फॉर फॉलोवर, कहता है ये जो चौथी फेलियर की काज है कि बहुत सारे लीडर होते हैं जिनको अपने फॉलोवर से खौफ होता है कि वो उनकी जगह ले लें, कहता है फिर जिनको खौफ होता है वो जल्द या देर या सवेर जो होता है वो उनको पूरा होता है, ठीक है। जल्द हो सकता है वो जल्दी हो जाए या देर से हो, लेकिन वो हो के आता है कि फिर जो उनको खौफ होता है कि हमारे फॉलोअर हमारी जगह ले लें, वैसा हो जाता है। फिर कहता है जो एबल लीडर्स होते हैं वो अपने फॉलोअर्स को ट्रेन करते हैं, उनको पूरी जो उनके ओहदे होते हैं, उनकी जो ड्यूटीज होती हैं उनके हवाले से उनको पूरा ट्रेन करते हैं। और एक इंटरनल टू दैट पीपल रिसीव मोर पे फ्रॉम द एबिलिटी टू गेट अदर्स टू परफॉर्म, कहता है ये एक अबदी हकीकत है कि वो लोग ज़्यादा पैसे बना सकते हैं, ज़्यादा पैसे बनाते हैं जो जानते हैं कि दूसरों से कैसे काम निकलवाना है, ठीक है। नंबर 5वां, लैक ऑफ इमेजिनेशन, जो बंदा इमरजेंसी सिचुएशन में फिर आती है बात कि जो एकदम प्लान चेंज नहीं कर सकता, एकदम जो है रिएक्ट नहीं कर सकता, जिसमें लैक ऑफ इमेजिनेशन है, वो बंदा भी कमी वो भी जो होती है ना लीडरशिप वो फेल हो जाती है। 5वीं। नंबर 6वीं, सेल्फिशनेस, ठीक है। जो सब कुछ कहता है कि सब कुछ मैंने ही किया है, ठीक है, वो सब कुछ खुद ही ऑन करता है, किसी और को कुछ नहीं समझता, फिर वो भी पछताता है। नंबर 7वां, इनटेम्परनेस, जो गैर होता है मोहतात, ठीक है, जो अपने जो भी ऐसा बंदा होता है जो गैर मोहतात होता है, ठीक है, उसके जो फॉलोअर्स होते हैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते ऐसे लीडर की। नंबर 8वां, डिसलॉयल्टी, वो कहता है कि ये जो था ये सबसे ऊपर लिखना चाहिए था, क्योंकि लीडर्स हु आर नॉट लॉयल टू देयर ट्रस्ट एंड टू देयर एसोसिएट्स दीज अबव आर दोज बिलो कांट लॉन्ग मेंटेन देयर लीडरशिप, कहता है ऐसे बंदे कभी भी ज्यादा के लिए लीडर्स नहीं रह सकते जो लॉयल नहीं होते अपने फॉलोअर के साथ, अपनी जो लोगों से ताल्लुकात होती है उनके साथ जो लॉयल नहीं होते वो कभी तरक्की नहीं कर सकते, वो कभी भी ज्यादा के लिए लीडरशिप का ओहदा बरकरार नहीं रख सकते। नंबर 9, जो लोग ताकत का जोर दिखाते हैं। और नंबर 10, जो लोग जो अपने ओहदे का जो ना वो जोर दिखाते हैं कि हम हमारे पास ये ओहदा है, हमारे पास ये ओहदा है, ठीक है, वो भी कभी जो ना ये भी उन वजूहात में से है जो किसी भी लीडरशिप के फेलियर में आ सकती हैं, पेश आ सकती हैं। ये थी वो 10 वजूहात जिसकी वजह से कोई भी जो होती है लीडरशिप वो फेल हो सकती है। इसके बाद कि कौन सी ऐसी मेरी नज़र में ऐसी फील्ड्स हैं इसने यहाँ पे बताई हैं, सम फर्टाइल फील्ड्स इन विच जिसमें न्यू लीडरशिप चाहिए, न्यू जो है ना लीडरशिप की जरूरत है।
सबसे पहले कहते हैं पॉलिटिक्स में, नंबर सेकंड बिजनेस, नंबर थर्ड इंडस्ट्री में, नंबर फोर मजहबी जो है ना नए रहनुमा चाहिए, नंबर फिफ्थ इन द प्रोफेसर्स ऑफ लॉ, मेडिसिन एंड एजुकेशन, स्पेशली इन एजुकेशन में चाहिए, और सिक्स्थ है न्यू लीगर्स विल रिक्वायर्ड इन फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, ठीक है, साफर में भी नए लीगर्स चाहिए। फिर वो कहता है कि यहाँ अगली लाइन दी है कि मीडिया थ्रू विच सर्विसेज, कहता है फिर किस अपनी जो सर्विसेज हैं जो आप फराम करते हैं उसको किस आप उसकी किस मार्केटिंग कर सकते हैं। कहता है उसकी जानकारी ठीक है, सबसे पहले आप एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज के जरिए, फिर आप एडवर्टाइज शायद दे सकते हैं न्यूज़पेपर में, टेक जर्नल्स में, मैगजीन्स में। फिर कहता है नंबर थर्ड पर्सनल लेटर और एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि सियासी फिल्म को या इंडिविजुअल को जिससे आपको लगता है कि आप उसके लिए काम कर सकते हैं और वही आपका शौक है, वही आप ऐसे करना चाहते हैं। नंबर फोर एप्लीकेशन थ्रू पर्सनल, आप किसी अपने ज़ाती वाकिफ के जरिए किसी को एप्लीकेशन भिजवा सकते हैं। नंबर फाइव एप्लीकेशन इन पर्सन, खुद एप्लीकेशन लिख सकते हैं जहाँ पे आप समझते हैं कि यहाँ पे आप इस कंपनी को, ठीक है, आप सर्विस, इस ऑर्गेनाइजेशन को, आप अपनी इस बिजनेस को आप अपनी जो है ना सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और ये आपका शौक भी है। फिर आगे बात करता है कि 8 मस्ट, ऐसी चीज़ें 8 चीज़ें जो आपको अपने रिज्यूमी या सीवी में आपको लाजमी ये मालूमात देनी है। नंबर 1 एजुकेशन, नंबर 2 एक्सपीरियंस, नंबर 3 रेफरेंस, ठीक है जानी पर्टिकुलरली एवरी बिजनेस फिल्म डिजायर्स नो, कहता है कि कंपनी होती है या फिल्म होती है वो जानना चाहती है आपके पास्ट के बारे में कि आप पहले क्या करते रहे हैं। नंबर 4 फोटोग्राफ लगानी है अच्छी सी। नंबर 5 अप्लाई फॉर स्पेसिफिक पोजीशन, यानी ये नहीं कहना कि आप जो भी काम निकाल लूंगा, नहीं, अगर कहना ये काम जो है ये इस ओहदे के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। नंबर 6 टेक योर क्वालिफिकेशन फॉर पर्टिकुलर पोजीशन फॉर विच यू अप्लाई, यहाँ पे बात की है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस ओहदे के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और फिर आपको पता चाहिए कि दिस इज कहता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट डिटेल आपकी एप्लीकेशन की कि आप किस ओहदे के लिए अप्लाई करें। नंबर 7 आप बिला मुआवजा भी काम करने के लिए तैयार हो जाएं, आप कंपनी को कहें कि आप मुझे चेक कर लें, ठीक है, मैं आप आपकी कंपनी का क्या मैं फ़ायदा दे सकता हूँ, तो फिर आप उसके मुताबिक आप अपना फैसला कर लें। नंबर 8 नॉलेज, आपको उसके बारे में इल्म होना चाहिए, जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में आपको मुकम्मल इल्म होना चाहिए कि वो कंपनी क्या करती है, आप उस कंपनी को कैसे फ़ायदा दे सकते हैं। कहता है अगर ये सब चीज़ें आप अपनी रिज्यूमे अपनी सीवी में लिखेंगे तो मैं यकीन तो आप कह सकता हूँ कि आप लाजमी कामयाब होंगे। हो सकता है आपको ये सब चीज़ें में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आप ये सब चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो ये आपकी कामयाबी की ज़मानत है। इसके बाद से रिएक्टिंग हाउ टू गेट द एग्जैक्ट पोजीशन, कहता है वो आप उधर कैसे हासिल कर सकते हैं जो आप वाकई जो चाहते हैं। कहता है एवरीवन एंजॉय, कहता है हर बंदा वही चीज़ काम करना एंजॉय करता है जो वो चाहता है, ठीक है, जो उसको सूट करता है। कहता है कहता है ये 7 एक्शन है जो आप कर लेंगे तो आप गारंटी है कि आप वही और हासिल करेंगे जो आप चाहते हैं। फर्स्ट डिसाइड एंड डिफाइन ब्रीफली इन द एक्टिंग एग्जैक्टली वक्त, कहता है सबसे पहले डिसाइड करें, फैसला करें और फिर उसको अच्छी मिजाज में एक्सप्लेन करें, लिख लें कि कौन सी जॉब आप चाहती हैं, ठीक है। अगर लाजमी नहीं आप जो जॉब आप ज़्यादा सोची हो वो हो पहले से, लेकिन आप क्या कहते हैं आप उसको क्रिएट खुद आप बना सकते हैं। सेकंड, अपनी कोई ऐसी स्पेसिफिक कंपनी या कोई ऐसा बंदा चूज करें जिसके लिए आप चाहते हैं कि मैं उसके लिए काम करूँ। नंबर थर्ड स्टडी फिर अपना जो है ना जिस कंपनी में काम करना चाहते हैं उसकी पॉलिसीज को, उसकी पर्सनल, उसकी चांसेस देखें, आप किस ना आपकी नौकरी हो सकती है, चांसेस हैं उसके, ये सब चीज़ों को देखें। नंबर फोर्थ अपने आप को एनालाइज करें, अपने टैलेंट्स को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपने फिगर को, कि आप उस कंपनी को या जो जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं उसको आप क्या ऑफर कर सकते हैं, किस ना आप उस कंपनी को या जब जहाँ पे आप काम करना चाहते हैं उनको किस ना आप फायदा दे सकते हैं। नंबर फिफ्थ जॉब के बारे में भूल जाएं आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, भूल जाएं कि आप क्या कोई जॉब है कि नहीं, आप इस पर फोकस करें कि आप क्या दे सकते हैं जहाँ अप्लाई कर रहे हैं। नंबर सिक्स वंस यू हैव प्लान इन योर माइंड अरेंज एंड माइंड विद एक्सपीरियंस राइटर, जब आप प्लान हो तो उसको अरेंज करें, किसी एक्सपीरियंस राइटर को बुलाएं और उसको एक पेपर पर लिख के अच्छी तरह पूरी डिटेल अच्छा सा एक रिज्यूमे सीवी बनाएं अपनी। नंबर सेवंथ किसी ऐसे बंदे के हाथों में दें, किसी ऐसे बंदे को दे दें जो उसको आगे हायर अथॉरिटीज तक पहुंचा सके। कहता है अगर अभी इन स्टेप्स पे अमल करेंगे तो यकीनी बात है कि आपका जो होगा ना आपको जिस कंपनी में आप जॉब चाहिए वो आप हासिल कर सकेंगे। आगे कहता है द न्यू वेज टू मार्केट, फिर आप नए तरीके भी हैं अपनी जो सर्विसेज हैं उनको मार्केट करने के, उनकी मार्केटिंग करने के, ठीक है। कहता है जॉब्स जो है ना जॉब्स आर नाउ पार्टनरशिप, जॉब्स आजकल पार्टनरशिप बन गई। द न्यू वे ऑफ मार्केटिंग पर्सनल सर्विसेज इज कॉल्ड अ न्यू फॉर मेनी रीजंस, कहता है इसको हम बहुत सारी वजहों हैं इसके वजह से हम कह सकते हैं कि आज के तरीके नए हो गए हैं। कहता है अब क्यों, इससे बेसिक एग्जांपल ये कहता है कि पहले क्यों, कहता है आप आज क्या हो गया कि आज जो एम्प्लॉयर और जो एम्प्लॉय है यानी कि ठीक है फ्यूचर में ये होगा कि उनका रिश्ता कैसा होगा कि वो फेलो एम्प्लॉयज यानी कि वो एक कंपनी में एक साथ काम करते हैं, ठीक है, चाहे वो बॉस हो या उसके नीचे जो काम करता है वो एम्प्लॉयर हो, उनका एक मिशन होगा कि हमने अपने जो पब्लिक है जो आम आवाम है जिसके लिए हम सब कंपनी चला रहे हैं बिजनेस चला रहे हैं उसको हमने किस तरह बेहतर से बेहतर सर्व कर सकते हैं। कहते लेकिन पास्ट में क्या होता था, पास्ट में होता था कि ये जो थे ना एम्प्लॉयर और मालिक होता था, मालिक और जो नौकर होता था ये आपस में बैठ के ना खुद डील करते थे कि किस तरह किसको ज्यादा फायदा हो सकता है, और इस डील के चक्कर में ठीक है ये जो अवाम
अवाम के फ़ायदे को बिल्कुल नहीं थे देखते, और अवाम को ये बाज़ औक़ात जो था ना, ये अवाम के आप कहते हैं अवाम को नुकसान भी करते थे, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन कहता है फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, फ्यूचर में वही कंपनी उन्हीं लोगों को रखेगी जो जिसकी डिमांड पब्लिक में होगी, ठीक है। अब अब जो कंपनी में भी यही बात होगी कि जो एम्प्लॉयर होगा और जो एम्प्लॉय होगा उसका रिश्ता इस चीज़ पे होगा कि किस तरह अपने कस्टमर उनको कितना अच्छा सर्व कर सकते हैं। इसके बाद आता है जी वाकई जो QQS रेटिंग, कहता है जो कॉज ऑफ सक्सेस इन मार्केटिंग सर्विस इफेक्टिवली एंड परमानेंट हैविंग, कहता है इसमें ये QQS रेटिंग है, ये आपको डिस्क्राइब करती है कि किस तरह आप जो है ना अपनी सर्विसेज को अच्छी तरह मार्केटिंग कर सकते हैं सर्विसेज की। कहता है अब इसको एक ऐसा हैबिट ले, कहता है अब इसको मैं आपको फार्मूले को थोड़ा आसान करके बताता हूँ। कहता है ये फार्मूला क्या है, QQS। जो नंबर 1 QS से बनता है क्वालिटी ऑफ सर्विस, कहता है क्वालिटी आपकी सर्विस की क्या क्वालिटी है जो आप उस कंपनी को उस ओहदे पे रहकर आप फराहम कर सकते हैं। नंबर 2 क्वांटिटी ऑफ सर्विस, जो आप उसको कंपनी को फराहम कर रही हैं, ठीक है, और आप सब पे क्वालिटी जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपने उसकी पूरी क्वालिटी कोशिश करनी है कि आप बेहतरीन से बेहतरीन उसकी क्वालिटी रखें। नंबर 2 क्वांटिटी, यानी कि जो आप जो करने के काबिल हैं आपको चाहिए कि आप उससे भर कर करें, ठीक है, आपने जो चीज़ आप कर सकते हैं आपको चाहिए कि वो आप पूरा अच्छी तरह परफॉर्म करें उस कंपनी के लिए जिसमें आप काम करें। नंबर 3 स्पिरिट, ठीक है, कहता है जो ये तो दो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं, कहता है जो क्वांटिटी और क्वालिटी है सर्विस, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहता है इस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्पिरिट। कहता है इसका जो अब स्पिरिट है इसका इंहिसार आपके रवैये और जज्बे पर है, ठीक है। स्पिरिट ये भी तय करता है कि आप कितने कामयाब होंगे, क्योंकि इसका इंसार जो है ये आपके रवैये और जज्बे पर है, यानी जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसके आप बाकी जो लोग हैं आपके जो कोलीग्स हैं उनसे रवैया कैसा है, ये भी तय करता है कि आपका फ्यूचर कितना होगा, आप कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। दूसरा आपका जज्बा कितना, आप कितने जज्बे से काम करते हैं जो आप काम कर रहे हैं, ठीक है, ये भी तय करता है कि आप कितने कामयाब होंगे अपने मिशन के हसूल में, अपनी चाहते हैं चीज़ हासिल करना उसके हसूल में। तो इसके बाद अगली लगेंगे जी द कैपिटल वैल्यू ऑफ योर सर्विसेज। आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया, इंशाल्लाह इसको ये चैप्टर भी आधा हुआ है, इसको जो बाकी आधा चैप्टर आएगा उसको इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरी कवरेज अच्छी लगी है, इसको लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी इस सीरीज़ की बहुत सारी एपिसोड्स आनी है और इसका चैप्टर 6 से भी अभी आधा पार्ट आना है, और तो वो सब देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप वो देख सकें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।